उम्मीदों को पूरा करने की मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, आय व्यय अनुमान वर्ष 2022-23 का उपस्थापना श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। माननीय सदस्य, माननीय प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि प्रोटेस्ट का एक दूसरा तरीका भी होता है। आपकी बात अपने प्रोटेस्ट में आप बैठकर करेंगे तो ठीक रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है आप बैठे और जिस प्रश्न पर हमने चर्चा की है उस प्रश्न में मेरे चैम्बर में आकर बैठे, फिर वो कोई चर्चा करने का तरीका वो निकालेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है इस आय व्यय की वैधता को समझते हुए आप बैठे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आय व्यय का भाषण। मैं माननीय कटारिया, आई विल नॉट अलाउ इन सिंगल सेंटेंस। आई विल से आई विल अंकित नहीं होगा। प्लीज बेयर में आउट। आप कुछ सीनियर हैं, पार्लियामेंटेरियन है, मेरा निवेदन है आप सब बात कहें आए हुए के बाद में मैं सुनूंगा सब। और मेरा दल राजस्थान की 7 करोड़ की जनता के लिए पेश होने वाले बजट को सुनने के लिए बिल्कुल आपके आग्रह के अनुसार तैयार हैं, पर हमारी विषय को भी आप बराबर ध्यान में रखना कि यह विषय उन लाखों बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ, इसको जहां भी समय मिले उससे बात करके आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 21-22 के संशोधित अनुमान वर्ष 22-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। बजट आम नागरिक के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत विकास की गति बनाए रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं सभी वर्गों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। हमेशा की तरह हमने इस बार भी कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी सहित समस्त प्रदेशवासियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर भविष्य की कार्य योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। मैंने वर्ष 12-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। वर्ष 21-22 में पहला पेपरलेस बजट भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि पहला कृषि बजट भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रगतिशील कदम से प्रदेश में न केवल कृषि विकास के नए आयाम स्थापित होंगे वरन साथ ही हमारा किसान भी और अधिक स्पष्ट हो सकेगा। संपूर्ण राष्ट्र के साथ ही प्रदेश ने विगत 2 वर्षों में कोरोना से उत्पन्न विषम स्थिति का सामना किया है। हमारे पिछले बजट प्रस्तुत करने के पश्चात कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे देश में आ गया। जहां एक और हमने कोरोना का ऐसा प्रबंधन किया जिसकी देश विदेश में सराहना हुई, वहीं दूसरी ओर हमने विकास की गति को बनाए रखते हुए अपने वायदों को भी पूरा किया। आज मैं जब माननीय सदस्यों के समक्ष आने वाले वर्ष की वित्तीय कार्य योजना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तब मुझे इस बात का संतोष है कि सीमित वित्तीय संसाधन होने, केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि में कमी होने एवं हमारी सरकार के इस कार्यकाल के 3 वर्षों में से 2 वर्ष कोरोना की स्थिति से जूझने के बावजूद भी हमने जनगणना पत्र में किए गए 70% से अधिक वायदों तथा 85% से अधिक बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण संभव हुआ है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हम आने वाली कठिनाइयों का दृढ़ता से मुकाबला करते हुए प्रदेश की खुशहाली एवं चहुमुखी विकास की राह प्रशस्त करेंगे। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है,
ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। वसुंधरा जी, आपसे मैंने प्रेरणा लेके बोलना सीखा है। मैं कभी बोलता नहीं था ऐसी बातें, इनसे प्रेरणा ली जब बोला करती थी तब मैंने सीखा है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही आम जन की आजीविका पर ही संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी पर संकट से उबारने के लिए यूपीए गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबल प्रदान करने, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर, ठेले, रेहड़ी, थड़ी पट्टी पर फल, सब्जी, अन्य सामान बेचने वाले ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की योजना नहीं है। मेरा मानना है कि कोरोना के व्यापक प्रसार के कारण प्रभावित हुई प्रदेशी जनता को अपनी जिंदगी पुनः पटरी पर लाने के लिए हमें और अधिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। इस क्रम में अब मैं शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च होगा। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स से चलाया जाना प्रस्तावित है। इस पर 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। इसके साथ समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा करता हूं। इस प्रकार 300 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इससे लगभग 4,500 करोड़ रुपए का भार आएगा। अध्यक्ष महोदय, निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना हमारी सरकारी प्राथमिकता रही है। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। इस योजना से लगभग 1 करोड़ 33 लाख परिवार जुड़ सके हैं तथा हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि सिर्फ 9 माह में ही अभी तक 7,41,000 से ज्यादा लोगों ने लगभग 930 करोड़ रुपए के कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर ली है।
अध्यक्ष महोदय, अब मैं आगामी वर्ष से इसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा को राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। इस योजना का दायरा और व्यापक करते हुए आगामी वर्ष से कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्फ प्रोस्थेसिस, बोन कैंसर का भी निःशुल्क इलाज कराया जा सकेगा। साथ ही इस योजना के लाभ से कोई भी असहाय अथवा निराश्रित परिवार वंचित नहीं रह रहा है। ये सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। किसी ऐसे व्यक्ति के चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी उसका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे और साथ ही भविष्य के लिए उस परिवार का चिरंजीवी कार्ड बनाना भी सुनिश्चित करेंगे। 2 अक्टूबर